Today we studied about the Indian foreign policy. Indian foreign policy. इंडियन फॉरेन पॉलिसी तो पर्टिकुलर इंडियन है, लेकिन जनरली जब हम फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो इसमें हम कहते हैं इसमें सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आती है। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इसमें आते हैं थ्रू विच नेशंस आर अचीविंग देयर गोल्स। गोल्स कहें या इंटरेस्ट्स कहें, तो जिस तरह से, जिस रास्ते से, वेज से, जिन एफर्ट से एक नेशन अपने इंटरेस्ट, अपने गोल्स अचीव करता है, वो प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं। वो पोस्टुलेट्स आते हैं उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में। सो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थ्रू विच नेशन ट्राइज टू सिक्योर इट्स गोल्स, और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थ्रू विच एनी नेशन ट्राइज टू अचीव हर interests or goals. And mostly जो nations है, they are achieving these goals and interests by means of power. कभी कभार पावर की जरूरत पड़ती है by means of bilateral or multilateral relations. Bilateral or multilateral relations, जिसमें हम कहते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें नेशन अपने गोल्स सिक्योर करते हैं, अचीव करते हैं, एंड नेशंस आर अचीविंग दीज गोल्स एंड इंटरेस्ट्स बाय मींस ऑफ पावर, and nations are achieving these goals and interests in relation to other nations, जिसको हम कहते हैं vis other nations, vis other nations, मतलब in relation to other nations. उसके बाद जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, इसमें बहुत सारे जो है शिफ्ट्स हुए हैं, इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। वो तब्दीलियां मोस्टली रिसेंट 90s के बाद आ गई, लेकिन उससे पहले जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का अगर हम तज़किरा करते हैं राइट फ्रॉम 1947, तो कल हमने इसमें देखा, इसमें नेम की बात वो पहले करते हैं, फिर वो पंचशील की बात करते हैं, उसके बाद वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में फेथ दिखाती है। उसमें ये चीज़ भी आती है, इंडियन लीडरशिप जो है या इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ये भी आता है, यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ इम्पेरियलिज्म, फोर्सेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, you have to stand against the violations of human rights. इसमें हमने फिर ये भी देखा, साउथ कोऑपरेशन होनी चाहिए, you have to stand against terrorism, you have to stand for achieving disarmament, you have to stand for achieving nuclear non-proliferation. Nuclear non-proliferation. So ये वो चीज़ें हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मकसद है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मकसद है। इसके बाद वहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज मेजर शिफ्ट्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। मेजर शिफ्ट्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। वो कौन सी तब्दीलियां हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आई है? सबसे पहली बात हम देखेंगे यहाँ पे, दैट इज जिसको हम कहते हैं
इट वाज़ इन 1992 जब इंडिया में जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने स्टार्ट की थी इंडिया की रिलेशन बढ़ाने के लिए किस एरिया में? अगर ये इंडिया है, तो इस एरिया में इन्होंने चाहा कि हम रिलेशन बढ़ाएँ, जो कि ईस्ट एशिया आता है। ईस्ट एशिया, आसियान कंट्रीज़ जिसमें आती है, ईस्ट एशिया। तो इसने वो पॉलिसी दी थी 1992 में, उस पॉलिसी का नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी। तो 1992 में कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने स्टार्ट की थी लुक ईस्ट पॉलिसी। ये लुक ईस्ट पॉलिसी का मकसद था टू डेवलप इंडियाज़ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रीजन ऑफ ईस्ट एशिया, क्योंकि ये नाम है इसका लुक ईस्ट पॉलिसी। सो टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ रिलेशंस टुवर्ड्स दिस वेरी रीजन। इन रिलेशंस में सोशल एंगल भी आएगा, पॉलिटिकल एंगल भी आएगा, इकोनॉमिक एंगल भी आएगा, कल्चरल एंगल भी आएगा। और दूसरी चीज़, इंडिया क्यों इंटरेस्टेड है इस रीजन में? इंडिया इस रीजन में इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि वो चाइना का दबदबा कम करना चाहता है। इसलिए इंडिया इस रीजन को इम्पोर्टेंस दे रहा है, ताकि ये रीजन चाइना पे ज़्यादा दारोमदार ना रखे। सो लुक ईस्ट पॉलिसी में इंडिया क्या चाहता था ईस्ट एशियन रीजन के साथ? डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड political relations with the region. Security cooperation with the region. To counter Chinese influence in the region. और उसके साथ-साथ ये रीजन जो है ईस्ट एशिया, जिसके लिए इन्होंने पॉलिसी रखी है, ईस्ट एशिया, इस रीजन को हम मानते हैं जब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, तो वहाँ की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम कहते हैं आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो यहाँ पर एक और मकसद रहता है इंडियाज़ मोर एंगेजमेंट विद द आसियान। इंडियाज़ मोर एंगेजमेंट विद आसियान। तो ये मकसद रहा है इंडिया की इस फॉरेन पॉलिसी का, जिसको 1992 में स्टार्ट किया था पीवी नरसिम्हा राव ने, और इसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। और जब मोदी सरकार आ गई तो 2014 में वो आ गई। तो 2014 में इन्होंने इस लुक ईस्ट पॉलिसी में मोर एक्टिव रोल चाहा। मोर एक्टिव रोल, जिसको हम प्रोएक्टिव भी कहते हैं। मोर एक्टिव रोल टुवर्ड्स ईस्ट एशिया, टुवर्ड्स ईस्ट। जब इन्होंने मोर एक्टिव रोल की बात की तो इन्होंने रिप्लेस किया वहां पर लुक ईस्ट को किस नाम से? एक्ट ईस्ट पॉलिसी से। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से, लेकिन कब? 2014। तब सुषमा स्वराज जो इंडिया की है, सुषमा स्वराज, वो इसकी इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर थी वो। तो 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन जाती है।
लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ये बन जाती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी दैट ये लुक की बात है, जैसे देखना है सिर्फ़। यहाँ पर एक्ट की बात है, सो मोर प्रोएक्टिव रोल यहाँ पर आता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 2014 में अंडर मोदी गवर्नमेंट एंड विद फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ आती है, एक और फॉरेन पॉलिसी टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पर, दैट इज़ एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। एक्सटेंडेड नेबरहुड एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी जो है, ये 1998 से लेके 2002 तक इंडिया ने इस्तेमाल की और इसके जो बानी थे, वो थे देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। और ये एक्सटेंडेड नेबरहुड देखो, अगर ये इंडिया है, इंडिया के साथ जिन कंट्रीज़ के बॉर्डर्स हैं, वो है नेबरहुड फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट। अब इसके बाद जो बॉर्डर्स है, दैट मीन्स वो इंडिया के पड़ोसियों के बाद आते हैं। इंडिया के पड़ोसियों के बॉर्डर्स के बाद आते हैं। वो आते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड में, एक्सटेंडेड नेबरहुड में। तो इसी हिसाब से जो ये एक्सटेंडेड नेबरहुड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी 1998 से 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी ने दी। इस एक्सटेंडेड नेबरहुड में अगर हम स्ट्रेच करेंगे कहाँ से कहाँ तक आता है, तो वो आता है स्विस कैनल। स्विस कैनल से लेके साउथ चाइना सी। स्विस कैनल से लेके साउथ चाइना सी। और इस रीजन में फिर कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन सी कंट्रीज़ आते हैं, कौन से इलाके आते हैं? देखिए, इसमें वेस्ट एशिया आएगा, वेस्ट एशिया के साथ हम गल्फ रीजन को भी जोड़ते हैं, सेंट्रल एशिया भी आएगा। इसके साथ-साथ जब साउथ चाइना सी की बात होती है, तो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया भी आएगा, साउथ ईस्ट एशिया भी आएगा और इंडियन ओशन रीजन भी आएगा। सो ये वो इलाके हैं जो स्विस कैनाल से लेके साउथ चाइना तक फ़ॉल होते हैं और ये इंडिया के लिए आ जाते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड में। एक्सटेंडेड नेबरहुड में जो इन्हें 1998 में स्टार्ट की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो मकसद यहाँ भी ये है कि इन तमाम एरियाज़ में जो कंट्रीज़ आती है, जो भी नेशन स्टेट्स आती है, उनके साथ इंडिया की जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन करनी है। चाहे वो सोशो इकोनॉमिक रिलेशन हो, पॉलिटिकल रिलेशन हो, कल्चरल रिलेशन हो, डिप्लोमेटिक या बाकी स्ट्रैटेजिक या सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो, वो सब आपने बढ़ाना है इन रीजन्स के साथ अंडर द पॉलिसी एंड देयर वेरी पॉलिसी इज़ नोन एज़ extended neighborhood policy. It was started by Atal Bihari Vajpayee from 1998 till 2002. अगर ये एक्सटेंडेड नेबरहुड है, तो इसके बाद इसी एक्सटेंडेड नेबरहुड में ठीक है, ये उन एरियाज़ की बात थी जो इंडिया के पड़ोसियों के बाद आते हैं। अब इंडिया ने पड़ोसियों को भी इम्पोर्टेंस दी, तो पड़ोसियों को जब इन्होंने इम्पोर्टेंस दी, उनके लिए उन्होंने कौन-सी फॉरेन पॉलिसी लाई? उसमें आता है नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट 2014 में इन्होंने स्टार्ट किया और इसके एक्सपोनेंट जो थे वो भी मौड़ी थे। नेबरहुड फर्स्ट का मकसद क्या था? इंडिया के जो नेबर्स हैं, जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है साउथ एशिया में, जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, उनके साथ आपने जो रिलेशन है, आपने प्रमोट करना है पीसफुल रिलेशंस उनके साथ। आपने
ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। उसके साथ-साथ वहाँ पर आपने कनेक्टिविटी बढ़ानी है। ये कोई नेटवर्क नहीं है फ़ोन के लिए, ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट है, अक्रॉस द बॉर्डर्स कॉन्टैक्ट है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, एजुकेशनल कोऑपरेशन है, सिक्योरिटी पैक्ट्स है, एटसेट्रा। लेकिन ये किनके साथ आपने करने हैं? साउथ एशिया में, यानी जो आपके नेबरहुड में आते हैं, उन कंट्रीज़ के साथ आपने ये रिलेशंस मेंटेन करने हैं। तो एक्सटेंडेड नेबरहुड वाजपेयी 1998, नेबरहुड फर्स्ट 2014 मोदी, लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 नरसिम्हा राव और एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी 2014। अब एक और चीज़ यहाँ पे है, जिस तरह आपने देखा लुक ईस्ट पॉलिसी थी जो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनी हुई है, इसी तरह वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न एशिया के लिए, वेस्ट एशिया के लिए इंडिया ने दी है पॉलिसी, उसको हम कहते हैं लुक वेस्ट पॉलिसी। लुक वेस्ट पॉलिसी 2005 में स्टार्ट की इन्होंने और इसके जो बानी थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो मकसद एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ईस्ट एशिया के लिए था, वही मकसद लुक ईस्ट पॉलिसी का है किस रीजन के लिए? वेस्ट एशिया के लिए। वेस्ट एशिया के लिए मतलब वेस्ट एशिया के साथ आपने एंगेज होना है। इस वेस्ट एशिया में आती है मशरिकी वुस्ता, जिसको हम कहते हैं मिडल ईस्ट, जिसमें पैलेस्टीन, इज़राइल, इजिप्ट वो आती है। इसमें वेस्ट एशिया में गल्फ कंट्रीज़ भी आती है, जिनमें कतर है, जॉर्डन है, कुवैत है, यूएई है, सऊदी है। तो यहाँ पर आप इनके साथ जो रिलेशन बढ़ाना चाहते हो फॉरेन पॉलिसी में, उसमें आप पॉलिटिकल एंगल में भी कोलैबोरेट करते हो, इकोनॉमिक एंगल में भी कोलैबोरेट करते हो, कल्चरल एंगल में भी आप कोलैबोरेट करते हो, कोऑपरेट करते हो। इसके साथ-साथ आपने जो गल्फ कंट्रीज़ है, जो इनकी आपस की ऑर्गनाइज़ेशन है गल्फ कंट्रीज़ की, उसको हम कहते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। सो गल्फ कंट्रीज़ जो है, गल्फ कंट्रीज़ में यही अरब वर्ल्ड आता है, तो इन्होंने अपनी ऑर्गनाइज़ेशन बनाई है जिसको हम कहते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एरिया साइन किया है। फ्री ट्रेड एरिया कहें या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया ने साइन किए हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ, जीसीसी के साथ। इसके साथ-साथ इन मिडल ईस्ट रीजन की अगर बात करेंगे, मिडल ईस्ट रीजन या गल्फ कंट्रीज़ की, इनमें मैक्सिमम वो कंट्रीज़ हैं जो तेल के ज़खायर को निकालते हैं ज़मीन से, मतलब दुनिया के लिए, दुनिया भर के लिए एक्सपोर्ट करते हैं तेल के ज़खायर, वो कंट्रीज़ भी यहाँ पर आती है। उनको हम कहते हैं ओपेक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, उनमें से भी कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर आती है, तो उनके साथ भी इंडिया जो चाहता है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को और एनहांस करना चाहता है डिफरेंट एंगल्स से। तो ये वो पॉलिसी है जिसमें हम कहते हैं वेस्ट एशिया के साथ इंडिया की एंगेजमेंट जो है, वो है एक पॉलिसी के तहत जो 2005 में इन्होंने स्टार्ट की डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और वेस्ट एशिया के साथ जो एंगेजमेंट है, उसका टाइटल है लुक वेस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी। उसके बाद एक और चीज़ है, दैट इज़ अगर आपको पता होगा बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल
इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं बिम्सटेक। बिम्सटेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 1997 में ये बना था। और इसमें देखो, अगर सार्क के 8 मेंबर्स है, किसके, जो नेबरहुड फर्स्ट में आते हैं, सार्क में 8 मेंबर्स है। वो 8 मेंबर्स कौन कौन है? एमबीबीएस, पेन, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। ये 8 देश है सार्क में। अब सार्क की बात मैं यहाँ पर क्यों करता हूँ, ये नेबरहुड फर्स्ट में तो आता है, क्योंकि यहाँ पर हम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पढ़ रहे हैं, जो 1997 में वजूद में आया। तो सार्क के 5 देश यहाँ पर है। तो इस बिमस्टिक के मेंबर्स 5 सार्क कंट्रीज है, प्लस बर्मा, बर्मा को हम कहते हैं म्यांमार, प्लस थाईलैंड। तो ये 7 मेंबर्स है इसके। अब सार्क में कौन से 3 मेंबर्स नहीं है? सार्क में जो 3 मेंबर्स नहीं है, उनमें एक पाकिस्तान है, एक अफगानिस्तान है, एक मालदीव्स है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव्स बिमस्टेक में शामिल नहीं है। इसमें शामिल है इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो ये 5, म्यांमार हो गई 6, थाईलैंड हो गई 7। तो बे ऑफ बंगाल की जानिब से जो एरिया आता है, वहां पर ये आपस में कौन सी कोऑपरेशन चाहते हैं? मल्टी सेक्टोरल। मल्टी सेक्टोरल में आएंगे सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटजिक, सिक्योरिटी, टेक्निकल और इकोनॉमिक। तो ये ऑलराउंड कोऑपरेशन ऑलमोस्ट चाहते हैं, जिसको हम मल्टी सेक्टोरल कहते हैं। कोऑपरेशन ये आपस में करना चाहते हैं, ये 7 देश आपस में। और इन्होंने अपने इनिशिएटिव, फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव का नाम रखा है बिमस्टेक, जो 1997 में वजूद में आया। और इसका सेक्रेटरीट जो है वो है ढाका में। ढाका जो कि कैपिटल सिटी है बांग्लादेश की। और इस बिमस्टेक को माना जाता है मिनी सार्क, छोटा सार्क, मिनी सार्क, छोटा सार्क इसको माना जाता है। उसके बाद इंडिया जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक और चीज, जिसको हम कहते हैं 2+2। 2+2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2+2 इंडिया ने किसके साथ शुरू किया है? ये 2 कंट्रीज के साथ इन्होंने शुरू किया है। ये 2+2 क्या है? 2+2 में आते हैं 2 डिपार्टमेंट्स। एक आती है फॉरेन रिलेशन और दूसरा आता है डिफेंस रिलेशन। सो फॉरेन पॉलिसी प्लस डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन मिनिस्ट्री प्लस डिफेंस मिनिस्ट्री इसमें आती है हर एक कंट्री की। जैसे ये 2+2 जो डायलॉग है, 2+2 सिक्योरिटी डायलॉग, इंडिया एंड अमेरिका, इंडिया एंड जापान। So India is holding 2+2 talks on foreign issues and defense issues, foreign initiatives and defense initiatives, foreign cooperation and defense cooperation with USA, with Japan. So 2+2 टास्क जो है वो यूएस और जापान के साथ इन्होंने शुरू की है। इसमें 2 डिपार्टमेंट्स आते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री प्लस डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इन 2 एरियाज में आपस में कोलैबोरेट करते हैं, आपस में एंगेजमेंट करते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक शिफ्ट है फॉरेन पॉलिसी का। उसके बाद है जिसमें ये चाइना को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो है क्वाड। क्वाड स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेटरल, क्वाड्रिलेटरल।
सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो स्टार्ट हुआ 2007-8 में। इसमें ये जो सिक्योरिटी डायलॉग है, स्ट्रेटजिक कॉपरेशन है, वो 4 कंट्रीज के बीच है। यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों आपस में जब जोड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, इधर से यूएसए, ये बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बनाते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल का मकसद है आपस में एंगेज रहना है, सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिकली, सोशो इकोनॉमिक कोऑपरेशन से, लेकिन दुश्मन हमारा कॉमन है और वो उस दुश्मन को रोकना है, और वो दुश्मन है चाइना। वो दुश्मन है चाइना। तो क्वाड्रिलेटरल भी एक सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है इंडिया का। तो इन इनिशिएटिव्स के बाद इंडिया की एक पॉपुलर जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया का एक फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था लेट 90s का, उसको हम कहते हैं इंदर कुमार गुजराल। इंदर कुमार गुजराल, जो फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर थे रादर। आई के गुजराल, आई के गुजराल। आई के गुजराल ने फेमस कुछ बातें बोली थी, 5 पॉइंट्स इन्होंने बोले थे। वो उन्होंने किसके लिए बोले थे? नेबरहुड के लिए। किसके लिए? नेबरहुड के लिए। और उन 5 पॉइंट्स को हम कहते हैं, क्योंकि ये दिए थे इंदर कुमार गुजराल ने, तो उनको हम कहते हैं गुजराल डॉक्ट्राइन। सो ये प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, इंदर कुमार गुजराल, 1996 के दौरान। तो इन्होंने ये जो डॉक्ट्राइन दी, उसको हम कहते हैं गुजराल डॉक्ट्राइन। फॉरेन मिनिस्टर थे ये, सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर थे, यस। और प्राइम मिनिस्टर तब जो थे वो थे देवेगौड़ा। देवेगौड़ा तब प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी कैबिनेट में जो फॉरेन मिनिस्ट्री का पोस्ट था, पोर्टफोलियो था, वो था इंदर कुमार गुजराल के पास। ये फॉरेन मिनिस्टर थे, और इसने फॉरेन पॉलिसी के लिए नेबरहुड के साथ स्ट्रांग करने में अपनी डॉक्ट्राइन दी, जिसको हम कहते हैं गुजराल डॉक्ट्राइन। गुजराल डॉक्ट्राइन। तो जो गुजराल डॉक्ट्राइन है, इसमें कौन से वो पॉइंट्स थे? नंबर 1, जो इंडिया के नेबर्स है, खासकर बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव्स, खासकर इनके साथ जो इंडिया है, वो मेंटेन करेगा गुड फेथ, मतलब ट्रस्ट। गुड फेथ प्रमोट किया जाएगा नेबर्स के साथ। दूसरी चीज जो है, नेबरहुड में कोई भी साउथ एशियन कंट्रीज अपनी जमीन दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नो साउथ एशियन नेशन not will, should. No South Asian nation should allow its territory to be used against any other member of South Asia. ये दूसरा पॉइंट था कि हम अपनी ज़मीन दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर था, वो था नॉन इंटरफेरेंस।
कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के मामलात में टांग नहीं अड़ाएगी, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अनदर कंट्री। और एक दूसरे की टेरिटरी और इंटेग्रिटी जो है, यानी इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी जिसको हम टेरिटरी भी मानते हैं, इंटेग्रिटी प्लस सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को क्या करना है, आपने इसके लिए देनी है रेस्पेक्ट। सो आपने एक दूसरे की खुदमुख्तारी, आज़ादी, बॉर्डर्स और इंटेग्रिटी को रेस्पेक्ट देना है। गुड फेथ प्रमोट करना है, अपनी ज़मीन दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देनी है, एक दूसरे के मामलात, अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर नहीं करना है, एक दूसरे की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी, आज़ादी को आपने रेस्पेक्ट देनी है। और जितने भी आपके डिस्प्यूट्स हैं, आपने उन डिस्प्यूट्स का क्या करना है, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स।